नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के मॉड्यूल 1 चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लास्ट सब यूनिट चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड पर चर्चा करेंगे। जब हम इसको सम अप करते हैं फर्स्ट यूनिट को, हमारा जो यूनिट है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने समझा था कि हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा था कि विषय प्रवेश के अंतर्गत हम समझे कि किस प्रकार से वो व्यवस्था कार्य कर रही है। फिर हमने उसकी प्रकृति और जो मूलभूत तत्व हैं, आपके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है, उसका अध्ययन किए। फिर हमने किस प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ काम करती है और साथ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमने अपनी जर्नी को शुरुआत किया और उसको फिर कैसे कोलिशनल पॉलिटिक्स के साथ हमने एडजस्ट किया 89 ऑनवर्ड्स, उसको हमने देखा। और ठीक इससे पहले जो हमारा सब यूनिट था जिसमें हमने रीसेंट डेवलपमेंट में जो 2014 से लेके 24 तक जो लास्ट 10 इयर्स में जो रीसेंट नए नए डेवलपमेंट्स हुए थे उस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उस पर हमने चर्चा किया। अब हम इस यूनिट को सम अप करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं हमारे सामने और आगे की हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसको 4 खंडों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जो मेजर जो ट्रेंड्स है, जो प्रवृत्तियां हैं, उसको देखेंगे। फिर आज के समय में समकालीन प्रासंगिकता वाले कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनका विकास हो रहा है, उस पर नजर डालेंगे। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने नए उभरते हुए चुनौतियां कौन कौन सी है और किस प्रकार से हम अपनी व्यवस्था में और सुधार कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, ऑथोरिटेटिव डिसीजंस जो है मेकिंग हुआ है, कई बार हुआ है और वो हमारे राजनीतिक अभिजात्य वर्ग द्वारा किया गया है, लेकिन ये हमेशा आपके डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि इस टेंडेंसी को अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी जी के रेजिम के समय में ये टेंडेंसी उभर कर आई। बाद के समय में भी ये माना गया कि कई बार जो है, जैसे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन का काफी विरोध किया गया था, लेकिन जिस समय आप वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उस समय भी वो टेंडेंसी थी। तो और अभी के समय भी इस तरह की बातें की जा रही है। तो डेमोक्रेटिक मॉडल को अक्षुण्ण रखते हुए ही यहाँ पर जो है ऑथोरिटेटिव डिसीजन मेकिंग को रखा गया है। कहीं ना कहीं एक जो दूसरा ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये है आपका राइज ऑफ पॉपुलिज्म। जो लोक लुभावनवादी संस्कृति है, इसका जो कहीं ना कहीं जो उद्भव हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार राज्य स्तरीय चुनाव में हम देखते हैं, चुनाव से पहले झूठे वादे किए जाते हैं। कभी बिजली कटौती को रोकने के लिए या बिजली संबंधी की बिजली का पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा, तो फ्री में चीजें बांटी जाएगी, फ्री में टीवी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रलोभन के द्वारा हम अपनी जनता को अपाहिज बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको स्किल की जरूरत है। आप उनको कौशल दीजिए, उनको मजबूत बनाइए, एम्पावर्ड बनाइए, ताकि वो एक नया स्टार्टअप में जुड़ सके, अपनी तरफ से वो स्टार्टअप को इनिशिएट कर सके, वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सके। तो फ्री में चीजों को बांटना, इस प्रकार की टेंडेंसी के माध्यम से क्या होता है कि पॉपुलिस्ट लीडर, जो लोकप्रिय नेताओं का जो एक टेंडेंसी है, ये बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ये लोकप्रिय नेता जो है बहुत केंद्रीकृत शक्ति भी रखने लगे और केंद्रीकृत शक्ति रखने के कारण उनका जो है एक दबदबा भी बना। ये भी एक नया जो हमारा ट्रेंड जो है उभर कर आता है। फिर क्षेत्रीय और जाति आधारित राजनीति हमेशा से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती रही है और आज भी जो क्षेत्रीय जाति आधारित जो राजनीतिक दल है, वो एक प्रकार से दल के भूमिका को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार दल जो है एक फ्रेगमेंटेशन का कारण बनता है। दल बदल जैसी प्रवृत्तियां भी आज भी बनी हुई है। साथ ही जो आपकी संसद के कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें एक संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कई बार जो संसद की सत्र है प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं, विपक्ष का वॉकआउट है या एक बड़ी संख्या में लोगों को उसके लिए अयोग्य घोषित करना संसद में बैठने से। तो जो विमर्श का जो स्तर था
वो विमर्श के स्तर में काफी पतन हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनका नेहरू एरा के बाद से ही डिवैल्यूएशन होना शुरू हो गया है, उनका अवमूल्यन शुरू हो गया है। और जिस प्रकार से ऑर्डिनेंस राज, एक ऑर्डिनेंस कल्चर डेवलप हो गया है कि प्रॉपरली किसी विषय पर विधेयक लाकर उस पर विचार विमर्श करके अधिनियम पारित करके उसको लागू करने के स्थान पर अध्यादेश जारी करने की जो संस्कृति है, ये भी एक हेल्दी पार्लियामेंट्री सिस्टम के टोटली अगेंस्ट है। साथ ही जो आपके अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और करप्शन का मुद्दा है, ये भी एक बड़ा चुनौती बनकर हमारे सामने उभरा है। चाहे वो पैट्रोनेज की, क्लाइंटेलिज्म की, पोषण की राजनीति हो, जिन लोगों ने चुनाव में फायदा पहुंचाया है उनको फायदा पहुंचाना, फिर शक्ति का दुरुपयोग करना, और ये सारी जो प्रमुख चुनौतियां हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, उसके लिए हम सभी को जागरूक होकर काम करना होगा। अगर हम देखें कि जो अभी का एक ट्रेंड जो उभर कर आ रहा है, ये है आपका कार्यपालिका का वर्चस्व। संसदीय जो कार्य है वो नियत रूप से हो नहीं रहे हैं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है, न्यायपालिका की भूमिका कभी कभी संशय उस पर किया जाता है, और चुनावी सुधार एक प्रमुख मुद्दा है। अब एक एक करके हम इन मुद्दों को देखें तो जो आपका एग्जीक्यूटिव का जो डोमिनेंस है, ये सिस्टम जो है आपका शुरू होता है सिंगल पार्टी रूल से। जब एक दलीय जो ये व्यवस्था उभर कर आ रही है, भले ये कोलिशन के साथ है, तो कोलिशन एक जो हमारा, जैसे इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था, 89 से लेके 2013 तक एक विशुद्ध रूप से हम कोलिशनल पॉलिटिक्स में थे। तो उस कोलिशनल पॉलिटिक्स से हमने जंप करके 2014 में सिंगल पार्टी कोलिशनल मेजोरिटी फॉर्म किया। तो ये जो एक दलीय गठबंधन की जो बहुमत व्यवस्था निर्मित हुई, जिसमें बीजेपी जो है सरकार का नेतृत्व प्रदान करती है, जो, और वो 14 में भी ये सिस्टम अडॉप्ट हुआ, 19 में भी और फिर 24 में। तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि आपका जो कार्यपालिका ये बहुत मजबूत हुई, और जो क्षेत्रीय दल है उनका प्रभाव धीरे धीरे घटता चला गया। जो 89 से 2013 तक क्षेत्रीय दल एक मजबूती से काम कर रहे थे, उनकी जो वो क्षमता है उसमें कमी आई। साथ ही जिस प्रकार से संसद के कार्य पद्धति में परिवर्तन आया, वो भी चिंता का विषय है। संसद के सत्र कम होते गए, उन जो नंबर ऑफ डेज है पार्लियामेंट की सिटिंग्स की, उसकी भी संख्या घटती चली गई, और बहुत जल्दी में जो है कुछ कुछ विधेयकों को पारित किया गया। जैसे आपका फार्म बिल, अगर उस पर प्रॉपर डिस्कशन, डिबेट के साथ अगर वो पारित किया जाता, सभी जुड़े हुए पक्षों से विचार विमर्श किया जाता, तो हो सकता है उसका इस प्रकार से 1 साल तक विरोध नहीं होता और सरकार को फिर विवश होकर वापस नहीं लेना पड़ता। फिर अगर हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका की बात करें, तो आपकी जो गठबंधन की सरकारों में जिस प्रकार से कमी आई, तो ये आशा की गई थी कि क्षेत्रीय दल भी अपना प्रभाव पूरी तरह खो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्रीय दल अपना शक्ति जो है राज्य स्तर पर बनाए रखे, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो या बीआरएस हो, सब लोग अपने स्टेट लेवल पर जो है स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी की तरह अपना रोल प्ले करते रहे, और जब उन्हें जरूरत हुई वो अपने मुद्दों को मुखर रूप से लोकसभा में भी पुटअप किए। साथ ही न्यायपालिका की भूमिका में देखें तो जिस प्रकार से न्यायपालिका ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हस्तक्षेप किया, धारा 370 पर अपना स्पष्टीकरण दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दों पर भी अपना स्पष्ट रवैया रखा, ये दिखाता है कि न्यायपालिका एक सशक्त प्रहरी के रूप में न केवल संविधान का संरक्षण कर रहा है, बल्कि लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी संरक्षित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। अब अगर हम डिटेल में एक एक जो प्रॉब्लम्स है इसको देखें, तो जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बढ़ता गया, तो इसका एक कारण ये था कि जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है वो मजबूत होता गया। कार्यपालिका को हमने सेंट्रल लेवल पर इतना मजबूत बना दिया, जिसकी वजह से सारे निर्णय जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने लगे, और केंद्रीकृत शक्ति जो है सारे निर्णयों को स्वरूप देना शुरू करती है। कंसल्टेशन होता है, लेकिन सबको पता है कि अंतिम निर्णय कहाँ होगा। तो इस तरह से पीएमओ का जब रोल बढ़ता चला गया नीति निर्माण में और नीतियों को जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग में, तो इसका एक दूरगामी इंपैक्ट जो है पूरे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी पड़ा। कहीं ना कहीं जो
कैबिनेट का रोल है उसके रोल में कमी आई। कैबिनेट को जो है कोर कमेटी के रूप में काम करना चाहिए था, लेकिन कैबिनेट की भूमिका में अब पतन देखने को मिलता है। साथ ही जो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत था, जो कि मंत्रिपरिषद का एक मूल सिद्धांत था, उसमें भी हम देख सकते हैं उस भूमिका में भी काफी कमी आती है। मंत्री ज्यादातर जो है उन्हीं आदेशों का पालन करते हैं जो उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मिलता है। और ऑर्डिनेंस की जो संस्कृति है, अध्यादेश का जो कल्चर जिस तरह से पनप रहा है, ये चिंता का विषय है कि अध्यादेश पारित करके जो अगर कानूनों को लागू किया जाएगा तो फिर हमारी संसदीय जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से अपने भूमिका का निर्वहन करेगी। तो ऑर्डिनेंस का जिस प्रकार से यूज किया गया, एक तरह से पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग शक्ति है उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रयोग किया, उसके विकल्प के रूप में। जो संसद में तो भाई कानून निर्माण करने का काम संसद का है, अगर संसद नहीं कर पा रही है या वहां व्यवधान हो रहा है तो एकदम पैरेलली जो है हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। और उसके ज्वलंत उदाहरण आपके फार्म बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स है, इसको लेके काफी विरोध भी हुआ, लेकिन ये इनको जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है इनिशिएट किया गया था। फिर बात करते हैं लेजिस्लेटिव डिसरप्शन की। संसद की जो गरिमा है उसका उल्लंघन होता जा रहा है। आप उस समय को याद करिए जब शुरू के समय में संसद की बैठकें होती थी और आज के समय में किस प्रकार से माननीय सभापतियों पर टारगेट किया जाता है, कुर्सी फेंके जाते हैं। इस तरह की गतिविधियां जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, जो एक टेंडेंसी बढ़ती जा रही है विरोध की, चाहे वो प्रोटेस्ट हो और संसद से वॉकआउट करना विपक्षी दलों द्वारा। कई मुद्दों पर तो एकदम डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई, जैसे फार्म बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स हो सकते थे, जिस पर हम एक बहुत अच्छे से विचार विमर्श करके हम काम कर सकते थे, उसमें कमी आती चली गई। पार्लियामेंट की जो कार्य करने की दक्षता थी उसमें कमी आती गई। और इससे जो आपका अकाउंटेबिलिटी थी, जो आपकी जवाबदेहिता थी, उस जवाबदेहिता पर भी प्रभाव पड़ा। और लोगों को कम मौका मिला कि अगर कार्यपालिका कोई निर्णय ले रही है, कोई प्रपोजल ला रही है, तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, उसकी प्रॉपर जांच की जाए। उसके अवसर भी जो है लगातार कम होते गए। इससे संबंधित एक हम केस स्टडी कर सकते हैं कि 2020-21 में जो है मानसून के सत्र में जो है लगातार जो है वॉकआउट हो रहा था, और वो मुद्दा था आपका पेगासस स्पाईवेयर एलिगेशंस पर। पेगासस प्रोजेक्ट जो है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि एक इशू पर, और उन पर ये आरोप लगाया गया कि पेगासस स्पाईवेयर जो है इसका प्रयोग मंत्रियों, ऑपोजिशन के लीडर, राजनीतिक रणनीतिकार, जर्नलिस्ट, सक्रिय कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, प्रशासक और यहां तक कि आपके चुनाव आयुक्त और सीबीआई के हेड्स के ऊपर इस प्रोजेक्ट का जो है यूज करते हुए स्पाईवेयर जो के माध्यम से इन पर खुफिया रूप से नजर रखी गई। और 2019 में फेसबुक ने भी जो है ये सूट किया कि जो एनएसओ नीव स्लालेव और ओमरी ग्रुप है, जो कि इजराइल की एक टेक्नोलॉजिकल फर्म थी, इन्होंने भी अपने स्पाईवेयर के माध्यम से जो है पेगासस का यूज करते हुए इन्होंने फेसबुक के यूजर के जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, इन पर जो है नजर बनाए रखने की कोशिश की। तो स्पाईवेयर एक ऐसी चीज है, आप टेक्निकल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कई सारे नकारात्मक प्रैक्टिसेस है जो कि आसानी से मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है, और इसके बारे में जो यूजर जानता भी नहीं पाएगा, उसको यूजर को कोई जानकारी भी नहीं होगी, और उसकी पूरी गोपनीयता जो है वो जो है संरक्षित नहीं हो पाएगी, उसकी गोपनीयता के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये एक बहुत चिंता का विषय बना। तो ऐसे मुद्दों पर डिटेल में डिस्कशंस होने चाहिए, तो उस तरह के डिस्कशंस नहीं हो पाए। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात अगर हम करें तो तकनीकी के प्रयोग पर काफी बल दिया गया। वीवीपैट, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल में किस प्रकार से आपके पूरे पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए वोटिंग प्रोसेस में, इस पर बल दिया गया। डिजिटल कैंपेन पर भी काफी एक मुद्दा रहा कि उसमें सबको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया का प्रयोग, फिर बिग डाटा और एआई का प्रयोग करके वोटर को जिस प्रकार से टारगेट किया गया और मिसयूज भी हुआ और पॉजिटिवली यूज हुआ,
ये दोधारी तलवार की तरह है भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये भी एक चिंता का विषय बना। फिर वोटिंग बिहेवियर पैटर्न में भी अगर हम देखें तो नो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि नेहरू जी के रेजिम के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो गवर्नमेंट जो है थर्ड टाइम अपना सेशन कंटिन्यू करती है। फिर एक जो शिफ्ट आता है आपका नेशनल लीडरशिप के प्रति वोटर्स का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, अब सेंट्रल लीडरशिप पर लोग ध्यान दे रहे हैं, केंद्र के नेतृत्व को देखकर वोट डाले जा रहे हैं, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, एकदम म्युनिसिपल लेवल पर। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, लोकल कैंडिडेट्स को नहीं देखा जा रहा है। और जिस प्रकार सोशल मीडिया आपके पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में लोगों को पोलराइज करती है, लामबंद करती है, ये भी एक नया ट्रेंड हम देख सकते हैं। साथ ही जो आपके प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इनको प्रयोग किया गया लोगों के जनमत को स्वरूप प्रदान करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के प्रोजेक्शन के लिए, और जिस प्रकार से ट्विटर वॉर और इस तरह की टेंडेंसीज उभरी, तो ये भी एक नए तरह का शिफ्ट जो है हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चुनौतियों की। जो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने है कि जो हमारे संसदीय मानक थे, उन मानकों में कहीं ना कहीं लगातार कमी आती गई। लगातार जब संसद की गतिविधियां डिस्टर्ब हुई, वॉकआउट हुए, उससे जो विमर्श का समय था संसदीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उस समय में कमी आती चली गई। सदन में विमर्श के दौरान जो डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है, उस डेकोरम को मेंटेन नहीं किया गया। साथ ही जो संसदीय विमर्श का जो एक स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप में काफी कमी हुई। विशेषकर जो कुछ बिल विधेयक ऐसे पारित हुए, उन पर काफी स्क्रूटनी नहीं की गई थी, उसकी काफी अच्छे से जांच नहीं हुई थी। ये एक चिंता का विषय बना। इसका एक उदाहरण आपके लिए फार्म बिल है, कि जिस पर की प्रॉपर विचार विमर्श किए बिना ही उसको लागू किया गया। साथ ही जिस प्रकार से कार्यपालिका का एक वर्चस्व स्थापित किया गया, ये भी एक नए प्रकार का ट्रेंड उभर कर आया। साथ ही आपके जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जिस प्रकार से नियंत्रण संसद पर बढ़ता गया, ये भी एक नया शिफ्ट जो है, एक कई जो आलोचक है इसको मानते हैं कि ये एक ऑटोक्रेटिक रेजिम की तरफ हमें सूचित करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर समय के साथ जो है चीजें बदलती रहती है। जैसे इस संदर्भ में आप माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रणब मुखर्जी जी ने एक बैलेंस अप्रोच के साथ उसको पुटअप किया, क्योंकि वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में 2 सरकारें आई और केवल अलग अलग विचारधारा की ही सरकार नहीं थी, एकदम पूरी तरह से अलग सिस्टम की सरकारें थी। एक तरफ कांग्रेस ने जहां उनको चुना था, कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सरकार हटती है और उसके बाद बीजेपी की एनडीए की सरकार आती है, और उन्होंने अपने अनुभवों को उसमें बताया कि कैसे कुछ पॉलिसीज जो है, जैसे जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जीएसटी जरूरी था हमारे देश के लिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक जो है इंटीग्रिटी पूरे आपके टैक्स रेजिम्स में आ पाया। लेकिन अगर हम उसी तरह डिमोनेटाइजेशन की बात करें, तो जो आशा की गई थी कि वो कालाधन को रोक पाएगा, या फिर विदेशों में जो हमारे पैसे चले गए वो सब वापस आ पाएंगे, उस प्रकार का जो हमें रिजल्ट की अपेक्षा थी, वो रिजल्ट जो है हमें हासिल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो पीएमओ का एक वर्चस्व बड़ा है संसद में, लेकिन साथ ही मुद्दों पर विमर्श हो रहे हैं। जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट उत्पन्न होता है, तो अखिल भारतीय स्तर पर बैठकें करके भी उस पर विचार किया जाता है विभिन्न दलों के मध्य। साथ ही जो आपका मनी और मसल पावर का प्रयोग है, ये भी लगातार उसकी भूमिका भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस दिशा में एक सकारात्मक कदम जो है एमपी एमएलए कोड निभा रहा है, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के पॉलिटिशियंस पर जो है स्ट्रांगली कार्यवाही कर रहा है। जिस प्रकार से चुनाव में पैसे यूज होते हैं, या राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, या ऐसे एमपी बढ़ते जा रहे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ये निश्चित रूप से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो है एक चिंता का विषय है। तब अगर हम आगे की बात करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे सांसदों और विधायकों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। साथ ही ऐसे नियम होने चाहिए स्पष्ट रूप से, जिससे कि संसद में जो है कार्यों में व्यवधान ना उत्पन्न हो और उसके डेकोरम को बनाए रखा जा सके। संसद के सत्रों में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
एक प्रस्ताव ये भी है कि कम से कम 100 दिन संसद की बैठकें जरूर वार्षिक रूप से हो और बहुत जल्दी में किसी विधेयक को पारित न किया जाए और जो समितियां अलग अलग से निर्मित होनी चाहिए किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले, ताकि उस पर हर लेवल से जो है विचार हो चुका हो। और साथ ही प्रॉपर डिस्कशंस होने चाहिए किसी प्रमुख कानूनों को पास करने से पहले, चाहे वो फार्म लॉ का हो, सीएए के बारे में, ताकि एक आम सहमति उस पर बन सके। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म को भी महत्व दिया गया सरकार के द्वारा और आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से कि अब जो है सिटीजन जो है अपने कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और उसके लिए टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किए गए। तो कहीं ना कहीं हर जगह में पारदर्शिता को लाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसी प्रकार जो है आपके स्पाईवेयर के जो ऐप है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी जो मेथड्स है वो आपके एक्सप्रेस में डिटेल में इसको बताया गया कि किस प्रकार से अनऑथराइज्ड अगर इस तरह का ऐप आ जा रहा है तो इनकी गतिविधियों पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं। तो इन दोनों न्यूज के माध्यम से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चुनावी सुधार की। सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या है कि चुनावों में जो धन का शक्ति के रूप में प्रयोग होता है उस पर कैसे रोक लगाए। तो सबसे पहले तो जो कैश डोनेशन है उस पर तो रोक लगाना ही होगा, एक सीमा के ऊपर कैश डोनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही सारे पार्टी की जो फंडिंग है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। जितने भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स है उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और उनके लिए फास्ट ट्रैक केसेस जो उनके होने चाहिए क्रिमिनल्स एमपी एमएलए के केसेस में, ताकि स्पीडी तरीके से उसकी जांच हो और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और इस सेक्टर में एमपी एमएलए कोड जो है काम कर भी रहा है। साथ ही जरूरत इस बात की है कि जो राजनीतिक दल है वो अपने भीतर जो है आंतरिक प्रजातंत्र को सुनिश्चित करे और इलेक्शंस में जो है पार्टीज देखे कि वो किस प्रकार से अपना लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है। क्या उनके अंदर एक ही नेता बहुत लंबे समय से सुप्रीम हाईकमांड तो नहीं बना है, उस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। तकनीकी का प्रयोग करना जरूरी है ताकि हम अपनी ईवीएम की सिक्योरिटी को और बढ़ा सके और साथ ही हम इसको और तकनीक का विस्तार करके ब्लॉकचेन के माध्यम से एनआरआई की वोटिंग्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो रिमोट वोटिंग सिस्टम के रूप में ब्लॉकचेन पर काफी डिस्कशंस हो रहा है कि ब्लॉकचेन बेस्ड अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करते हैं तो इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट्स है या अदर सर्विस के वोटर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन के रहते हुए भी अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और अपने प्लेस जो होस्ट उनका क्षेत्र है वहीं से कर पाएंगे और उनको फिर अपने पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना नहीं पड़ेगा, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी और वोटिंग का जो टर्नआउट है उसमें भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सिविल सोसाइटी और मीडिया की भूमिका की। सिविल सोसाइटी निश्चित रूप से एक सजग प्रहरी के रूप में काम करे, ये बहुत आवश्यक है और वो जागरूकता संबंधी जितने अभियान चलाए, जनता को शिक्षित करे, चाहे वो मतदान के अधिकार के संबंध में हो, चाहे वो सूचना के अधिकार के संबंध में हो या सरकार की जवाबदेहिता के संबंध में, लोगों को जागरूक बनाए, उनके अधिकारों से परिचित करें। हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स ने कई मेजर इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, चाहे वो अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद लोकायुक्त और लोकपाल बिल का पारित होना हो या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जितने सारे प्रोजेक्ट्स आपके चिपको आंदोलन देख सकते हैं, कुंद्रमुख पावर प्रोजेक्ट का इशू देख सकते हैं, साइलेंट वैली को सेव करने के लिए। तो ये दिखाता है कि सिविल सोसाइटी अगर एकजुट हो जाएंगे तो वो भी एक मेजर जो है सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स भी यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, जैसे आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, तो वो पारदर्शिता को व्यवस्था में सुनिश्चित करने में अपनी एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। साथ ही मीडिया को जो है बहुत ही सशक्त होकर, बहुत ही सतर्क होकर काम करना होगा और मीडिया सरकार की जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको भी एक्सपोज करे, केवल एक पर्टिकुलर न्यूज को टीआरपी के लिए कवर ना करे, कोई हेट स्पीच पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करे, फेक न्यूज टाइप की चीजों पर कंट्रोल लगनी चाहिए और जनता में जो है जागरूकता है। इसी प्रकार आपके सोशल मीडिया की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो
आपके आम नागरिकों के सहभागिता को सुनिश्चित करता है। लेकिन जो फेक न्यूज की प्रॉब्लम है, ये आपके सोशल मीडिया के आने के बाद से काफी अधिक इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसको प्रॉपर क्रॉस चेक करना, जांच करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने एंटी सीए के प्रोटेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2019-20 में, और उससे पहले अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था आपके करप्शन के खिलाफ, ये दिखाता है कि सिविल सोसाइटी कितना स्ट्रॉन्ग रोल हमारे सोसाइटी में प्ले करता आया है और भविष्य में भी वो प्ले कर सकता है। अब अगर हम इसको सम अप करते हैं तो सबसे बड़ा जो हम शिफ्ट देखते हैं वो है कि हमारे यहाँ गठबंधन की जो सरकारें थी, जो 89 से लेके पूरा 2013 तक था, वहां से हमारा शिफ्ट होता है एक पार्टी के डोमिनेंस वाली गठबंधन की सरकार में। और क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, तो वो उसके लिए ऑप्शनल था कि वो गवर्नमेंट के साथ चले और गठबंधन के साथ या ना। फिर जो कार्यपालिका का कंट्रोल जो है संसद पर लगातार बढ़ता चला गया, ये दूसरा प्रमुख जो शिफ्ट है वो हम देख सकते हैं हमारे सामने उपस्थित है। बस ये हमारे तीनों अंगों के बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर तीनों सरकार के अंग काम करे, ये आवश्यक है अगर संविधान के प्रावधानों को संरक्षित रखना है। तो सुधार की हमें कहां आवश्यकता है? सबसे ज्यादा जरूरत है कि संसदीय जो मानक है, मूल्य है, उनको पुनर्स्थापित किया जाए। चुनावी सुधार को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए ताकि स्वतंत्र रूप से उचित तरीके से चुनाव कराए जा सके, और उसके लिए सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। साथ ही हमें जुडिशियरी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चेक करे, कहीं भी अगर इल प्रैक्टिसेस है उसको रोकने का प्रयास करे, सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट हो करे इस पूरे सिस्टम में, और जनता की सहभागिता सबसे अधिक आवश्यक है। हमें आगे का रास्ता जब तय करना है, उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। एक तो हमें समावेशन की राजनीति को अपनाना होगा, हमारे मेन स्ट्रीम में के साथ आपके लोअर सेक्शन को जोड़ना होगा, सोसाइटी का हर तबका जो बेनिफिटेड हो, तो इंक्लूसिव हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेहिता को, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट पर हावी ना हो, बल्कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम करे, और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी हो, एक पारदर्शिता पर आधारित प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, जहां किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, उन सबका जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनता को मिलना चाहिए। अगर वो आरटीआई फाइल करता है तो टाइमली उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसमें भी कई बार देरी के न्यूज आते हैं, तो अगर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जनता के पक्ष में, तो वो प्रॉपरली काम करे, इसको भी सुनिश्चित करना जो है ये गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स की जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है। साथ ही एक जो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच। अगर इनके बीच का संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से सरकार रूपी जो पूरी रथ है ये प्रॉपरली जो है इसको संचालित नहीं हो पाएगी। ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से जो मैंने की इश्यूज इसमें डिस्कस किए हैं, कौन कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता हम कैसे तय कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं। और ये है आपके लिए गतिविधि प्रश्न। आशा करती हूं आप इस मॉड्यूल में जो डिस्कशंस हुए हैं इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं, और इसी के आधार पर ये आपके लिए पहला गतिविधि प्रश्न है कि आप अपने कॉपी में पॉइंट्स बनाइएगा, लिखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। क्योंकि जब आप लंबा आंसर लिखते हैं तो इससे आपका राइटिंग स्किल डेवलप होता है, तो इसको जरूर से इस होमवर्क को करिएगा। साथ ही इस प्रश्न पर विचार करिएगा कि जो भारतीय राजनीति में जो बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे हैं उनको समाधान करने के लिए क्या आप कोई सुझाव अपनी तरफ से देना चाहते हैं, जिससे जो प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं, जैसे आज के समय में आप कह सकते हैं कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो है लगातार डिस्कोर्स चल रहे हैं, तो इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं, इसको आप पॉइंट्स जो है इसका बनाइएगा। ये अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है, इसी अध्ययन सामग्री के आधार पर ही मैंने ये पीपीटी तैयार किया है, और इसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें जो एमपी सिंह की ये बुक है ये बहुत अच्छे से पूरी हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, और राजीव भार्गव की जो ये एडिटेड बुक है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत ही यूजफुल है। और सारे स्टूडेंट्स को जो कर एक थियोरिटिकल बैकग्राउंड में अपने पर्सपेक्टिव को डेवलपमेंट करना है तो इसको पढ़ना चाहिए। साथ ही जेसी जौहरी की ये किताब भी जो है आपको एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देती है। धन्यवाद।